मैं एडवोकेट राजू कागड़ साहब को मंच पे बुलाता हूं। उनके लिए आप लोग धारावी विकास जिंदाबाद, धारावी विकास, धारावी विकास, धारावी विकास, एडवोकेट राजू कागड़। धारावी पुनर्विकास समिति के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और आज इस जनसभा के लिए हजारों की संख्या में उपस्थित धारावी के तमाम इलाकों से आए हुए धारावीकर भाई और बहनों, हमारे सभी वक्ता ने इससे पहले भजन के लिए थोड़ा रुकता हूं। इस सभा के अंदर मंच के ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं वो तमाम पार्टियों से ताल्लुक जरूर रखते हैं, लेकिन ये सभा जो है, ये सभा कोई राजनीतिक सभा नहीं है। ये सभा हमारी जो बुनियादी मांग है, धारावी के पुनर्विकास की हमारी जो मांग है, उस मांग को लेकर ये सभा हो रही है। अभी अनेक वक्ताओं ने बताया, सिर्फ मैं उसको एक सिस्टमाइज तरीके से बताने आपके सामने जा रहा हूं। आपको मालूम होगा कि धारावी के पुनर्विकास की बात 1985 से चल रही है। प्राइम मिनिस्टर ग्रांट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, एसआरडी की स्कीम शुरू हुई, एसआरए का काम शुरू हुआ और इन सब कामों के अंदर धारावी का विकास जो है टुकड़े टुकड़े में हो रहा था। और उसके बाद 4 फरवरी 2004 को महाराष्ट्र सरकार ने एक निर्णय लिया, एक जीआर पारित किया और धारावी का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करने का, एक टाउनशिप प्लानिंग के अंदर डेवलपमेंट करने का निर्णय लिया। और वो निर्णय लेने के बाद में सब अखबारों में ये बात आई तो हमने इसका स्वागत भी किया। धारावी के सभी लोगों ने इसका स्वागत किया कि धारावी के अंदर विकास होगा, एक सुनिश्चित तरीके से विकास होगा, एक प्लान डेवलपमेंट होगा। उस वक्त हमारे मित्र अख्तर हुसैन कादरी जो है, उन्होंने कहा कि राजू भाई आपने स्वागत तो जरूर किया, लेकिन पढ़े लिखे अनपढ़ जैसा काम मत करो, उस जीआर को लाइए, स्वागत जरूर कीजिए, लेकिन इस जीआर के अंदर धारावी के हित में क्या बात है, और अगर अहित में कुछ बात है, अगर धारावी के साथ कुछ नाइंसाफी की बात है तो उसको दुरुस्त करने का भी काम कीजिए। हम उस वक्त धारावी टाइम्स नाम का एक अखबार चलाते थे, मराठी, हिंदी और उर्दू जुबान में। हमने उस जीआर को लाया और उस जीआर को लाने के बाद में हमको मालूम हुआ कि कुछ बातें जो है वो दुरुस्त करना जरूरी है। जैसे कि एसआरए के अंदर एक नियम है कि इन सीटू डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी वहां के जो लोग हैं उनको पहले घर और उसके बाद में जो है बिक्री का जो घर है वो बनाने का ये नियम है। इस नियम के चलते हमने देखा कि धारावी के तमाम जो हिस्से हैं, कुछ हिस्सों के लोगों को इस विकास से परे रखा गया है, इस विकास से दूर रखा गया है। टाटा पावर के नीचे बहुत बड़ी बस्ती है, यह हमारा धोबीघाट से लेकर साइन अस्पताल तक का एरिया है, कुंभारवाड़े से लेके साइंस स्टेशन तक का एरिया है, नाइक नगर, प्रेम नगर जैसी बड़ी बस्ती है। यह बस्ती उस जीआर के अंदर, विकास के अंदर नहीं थी। राजीव गांधी नगर, आजाद नगर, ब्लॉक नंबर 5, ऐसी तमाम बस्तियां जो है जो एनडीजेड में थी, नो डेवलपमेंट जोन में थी, उनको इस विकास में नहीं लिया गया। हमने निर्णय लिया और सरकार को कहा कि भाई आपको धारावी का अगर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है तो टाटा पावर के लोग और तमाम लोग जो धारावी के अंदर रहते हैं
वो किसी भी जमीन पे रहने वाले लोग रहे हो, उन सबको आपको डेवलपमेंट के अंदर लेना होगा, उनका इन सिटू डेवलपमेंट करना होगा। ये मांग को रखकर हमने निर्णय लिया। दूसरा निर्णय हमने लिया कि भाई धारावी को आपने डिफिकल्ट एरिया बोला है, मतलब मुंबई के अंदर अगर सिटी में 1 स्क्वायर फीट डेवलपर बनाएगा झोपड़पट्टी वालों के लिए तो उसको 0.75 बेचने को मिलेगा, धारावी में दुगना मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब 1 स्क्वायर फीट अगर वो करेगा तो उसको 1.33 स्क्वायर फीट जो है बेचने को मिलेगा। हमने कहा कि भाई मुनाफा जरूर मिलना चाहिए, लेकिन धारावी के लोगों को 225 क्यों? अगर आप 4 FSI दे रहे हो, धारावी को डिफिकल्ट एरिया बना रहे हो और मुनाफा जो है डेवलपरों को ज्यादा दे रहे हो, तो धारावी के लोगों को 400 स्क्वायर फीट का मकान मिलना चाहिए। जब इसी तरीके से एक जनसभा हमने यहां पर ली, सामान्य लोग थे, इसी तरीके की मीटिंग थी, हमने 400 की बात कही। यहां पर जो उस वक्त आमदार थे, जो खासदार थे, जिनकी सरकार महाराष्ट्र के मंत्रालय में थी, दिल्ली में भी जिनकी सरकार थी, उन्होंने धारावी के अंदर ही जनसभा लेकर कहा कि राजू कोरडे पागल है, 226 भी नहीं मिल सकता। लेकिन मैं आज इसी मंच से उनको बता दूं कि इसी सरकार को अभी अपने निर्णय लेना पड़ा, 350 स्क्वायर फीट देना चाहिए, ऐसा सरकार का निर्णय है। और ये जो सरकार में उस वक्त थे, वो अभी जो चुनाव हुआ, अभी लोकसभा का चुनाव, आपने पर्चा पढ़ा होगा, अभी वो 550 स्क्वायर फीट देना चाहिए, ऐसी बात कर रहे हैं। हम 225 की बात नहीं कर रहे, 550 की बात नहीं कर रहे, लेकिन 400 स्क्वायर फीट की हमारी मांग है और 400 स्क्वायर फीट का घर जो है हम लेके रहेंगे, ये हम यहां बता देंगे। दोस्तों, 2004 के बाद में हमारी तमाम मांगों के लेकर हमने अनेक जनसभाएं यहां पर की, म्हाड़ा के ऊपर एक बड़ा मोर्चा भी निकाला, धारावी बंद करके मोर्चा निकाला। और इस मोर्चा के बाद में उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, विलासराव देशमुख, उनके साथ में हमारी सभा भी हुई। और उसके बाद जो तमाम हमारी मीटिंगें हुई, उसके बाद सरकार को एक GR निकालना पड़ा और धारावी के प्रोजेक्ट को वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट का दर्जा देना पड़ा। क्या है वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट? वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट का मतलब है, अभी शेखर साहब यहां पर बोल के गए, उनको मालूम होगा, उन्होंने काम किया है, MUTP और MUIP के लिए वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट बताया गया है और वहां पर कट ऑफ डेट नहीं होता। सर्वे के दिन जो झोपड़ा रहेगा उन सबको पात्र करने का निर्णय जो है वो वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट में होता है। धारावी के लिए धारावी प्रोजेक्ट को वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट का स्टेटस जो है दिया गया। और मैं यहां से बता दूं कि आगे धारावी के इस विकास के अंदर एक भी आदमी अपात्र नहीं होना चाहिए। घर के बदले में घर मिलना चाहिए। 1995, 2000, 2011 ऐसा कौन सा भी कट ऑफ डेट जो है, कौन सी भी अटकल नहीं होनी चाहिए। और धारावी के लोग अगर सर्वे के दिन उन घर में रहते हैं तो घर के बदले में उनको घर देना ही होगा। सरकार कांग्रेस की हो, सरकार शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की हो, यहां पर हमारी बात चलेगी। और धारावी का प्रोजेक्ट अगर करना होगा तो आपको घर के बदले घर देना ही होगा। दोस्तों, यह आंदोलन चला। आंदोलन के बाद में हमको लगा कि इस आंदोलन को अगर ताकत देना होगा, अगर जोर देना होगा, मजबूती देना होगा, तो हमको सभी जो पार्टियां हैं उनके नेताओं को साथ में लेना पड़ेगा। हमने अनेक नेताओं को साथ में लिया। अख्तर भाई और हमारे कासारे ने भी यही बताया कि हमने आंदोलन चलाया, लेकिन कुछ राजनीति आ गई। हम लोगों ने कहा कि भाई आप लोग चलाइए। 5 साल हम कुछ नहीं बोले, लेकिन 5 साल हम चुप रहे,
तो ये कुछ बोल ही नहीं पाए, तो फिर से हमको ये आवाज लगाना पड़ा। और ये आवाज अभी धारावी का पुनर्विकास हुए बगैर रुकने वाली नहीं है। दोस्तों, आज की ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग का मुख्य कारण धारावी के पुनर्विकास के लिए इससे पहले बहुत सारे सर्वे हुए। प्रशांत का सर्वे हुआ, मशाल का सर्वे हुआ, अभी ग्लोबल का सर्वे हुआ। 7 IAS ऑफिसर इस योजना के ऊपर आज तक आकर गए। यह पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा हो गया। 15 साल का समय बीत गया, लेकिन विकास का काम शुरू नहीं हुआ। अभी जब 5 नवंबर को महाराष्ट्र की सरकार ने एक स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से एक ग्लोबल टेंडर निकाला और उस ग्लोबल टेंडर में कुछ शर्तें रखी। क्या थी वो शर्तें? सरकार ने कहा कि जो डेवलपर 100 करोड़ रुपए की डिपॉजिट करेगा, 400 करोड़ रुपया का बैंक गारंटी देगा, जो डेवलपर का एक्सपीरियंस जो है 35 लाख स्क्वायर फीट का बांधकाम जिसने किया होगा, और जो डेवलपमेंट के पहले चरण में 3150 करोड़ रुपया जो है उपलब्ध करेगा, उसी डेवलपर को धारावी का पुनर्विकास का के लिए एलिजिबल माना जाएगा, पात्र माना जाएगा। बहुत लोगों ने इस टेंडर के फॉर्म लिए, लेकिन टेंडर का आखिरी दिन था। वो आखिरी दिन तक सिर्फ एक ही डेवलपर आया। सेकलिंग टेक्नोलॉजी कारपोरेशन नाम की एक कंपनी है, उसने टेंडर भरा। लेकिन एक ही टेंडर अगर होगा तो कंपटीशन नहीं होता, इसलिए 2 बार इस टेंडर को जो है बढ़ाया गया, उसकी अवधि बढ़ाई गई, पीरियड बढ़ाया गया। और 1 महीने के बाद एक दूसरा टेंडर आया। आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारी सरकारें जो अंबानी और अदानी से चलती है, उसमें से अदानी का एक टेंडर आया। दोनों टेंडर आने के बाद में उनका टेक्निकल फिजिबिलिटी जो है और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी जो है, ये दोनों का वैल्यूएशन जो है करने के लिए एक कमेटी थी। उस कमेटी ने ये वैल्यूएशन किया और दोनों कंपनियों को पात्र माना, और 31 जनवरी 2019 को ये टेंडर खोला गया। टेंडर खोलने के बाद में जो पहले चरण में 3150 करोड़ रुपया न्यूनतम मिनिमम रखने की बात थी, उससे ज्यादा रखने का टेंडर की बात थी। अदानी ने रखा 4500 करोड़ रुपया। तो उसके मुकाबले में सेकलिंग टेक्नोलॉजी कारपोरेशन जो है उसने रखा 7200 करोड़ रुपया। जाहिर बात है कि जिसकी बोली ज्यादा थी वो विनर हो गया, अखबारों में आ गया। हमने भी पढ़ा कि भाई ये सेकलिंग टेक्नोलॉजी कारपोरेशन क्या है। तो ये सेकलिंग टेक्नोलॉजी कारपोरेशन जो है, ये दुबई के जो शेख है, उस शेख का फाइनेंशियल सपोर्ट जिसको है, ऐसी ये कंपनी है। और ये कंपनी ने दावे के साथ कहा कि विश्व की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती, सबसे बड़ी झोपड़पट्टी जो है, उसका पुनर्विकास करने का काम जो है वो हमने सिर्फ मुनाफा कमाने की बात तो है, लेकिन एक चैलेंज के तौर पर लिया है, और हम ये काम जो है इसको मुकाम तक लेके जाएंगे। धारावी के लोगों को भी लगा, अखबारों में आया, टीवी में आया
हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा कि भाई शेख से मैं खुद मिल के आया हूं, उनका जो इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन है वो ये प्रोजेक्ट करने के लिए एकदम पर्याप्त है, उनका अनुभव जो है वो भी बड़ा तगड़ा है, मुख्यमंत्री ने कहा। और मुख्यमंत्री ने कहने के बाद में हम सब लोग को विश्वास हो गया। बहुत से लोग जो सालों से विकास की राह देख रहे थे, उनको लगा कि अभी सरकार भी ईमानदारी से एक टेंडर निकाल रही है, अच्छा डेवलपर भी मिल गया है जिसके पास पैसा भी है, अनुभव भी है, तो अभी 5-7 साल के अंदर धारावी का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो जाएगा। बात चल रही थी 7 फरवरी को लेटर ऑफ अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन 7 फरवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को उनके जो ऊपर के स्वामी है उनसे आदेश आ गया कि टेंडर किसी भी हालत में अदानी को मिलना चाहिए। कुछ भी कीजिए, लेकिन अदानी को छोड़कर दूसरे किसी को ये टेंडर नहीं मिलना चाहिए। अभी क्या करें? तो उन्होंने नया रास्ता ढूंढा। धारावी के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए जो धारावी से सटकर माटुंगा लेबर कैंप के आगे आजाद नगर के पास जो 90 एकड़ रेलवे की जमीन है, उस जमीन में से 45 एकड़ जमीन जो है वो एक्वायर की, अधिग्रहित की परचेज से 800 करोड़ रुपए का भुगतान जो है गवर्नमेंट ने कर दिया। और ये पैसा देने के बाद अब गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि अभी टेंडर का पैरामीटर जो है वो चेंज हो गया। रेलवे की जमीन जो है टेंडर के इसमें नहीं थी, और अभी रेलवे की जमीन इस टेंडर के अंदर आने की वजह से, इस प्रोजेक्ट के अंदर आने की वजह से पैरामीटर चेंज हो गया। अभी इसका अलग जो है फैसला करना पड़ेगा। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव आ गए, चुनाव की आचार संहिता आ गई, काम रुक गया। हम लोग भी बोल रहे थे कि ठीक है भाई विधानसभा हो जाएगी, लोकसभा का चुनाव जो है वो खत्म होने के बाद में धारावी के पुनर्विकास का काम चालू हो जाएगा। लोकसभा का चुनाव हो गया, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, देश के अंदर बढ़त मिली, केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर सरकार भी बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, अभी धारावी का पुनर्विकास करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र में और राज्य में उनकी सरकार है, लेकिन ये सरकार हमारी वोट लेती है, लेकिन काम जो है वो मुनाफादारों का करती है, काम जो है वो सूदखोरों का करती है, सरमाएदारों का करती है। और इसलिए धारावी के पुनर्विकास से उनको कोई सरोकार नहीं है, उनको अदानी का काम करना है, और अदानी के लिए सरकार ने इस टेंडर को रोक के रखा है। अभी ये टेंडर जो है लीगल ओपिनियन के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जो एडवोकेट जनरल है उनके पास भेजा गया है। मतलब ठंडे बक्से में डालने का काम जो है इस टेंडर के लिए करने का काम अभी शुरू हो गया। 15 साल, अभी अनिल कसारे ने बोला कि राम का वनवास जो है वो भी 14 साल का था, और धारावी के लोगों का विकास के लिए का जो वनवास है वो वनवास अभी 15.5 साल हो गए। तो दोस्तों, धारावी के लोगों को, झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों को ये सरकारें जो है वो समझती है कि ये जो लोग हैं ये लोग भोले भाले लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, इनको कुछ भी बोलो, इनका विकास करो या ना करो, इनको इसी तरीके से झोपड़ों में रखो, चलेगा। ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा सरकार का अब जो है मानना हो गया है।
और इसी वजह से उन्होंने अपना विकास जो है, पुनर्विकास डीआरपी का जो है वो ठंडे बक्से में डालने का निर्णय ले लिया। और सरकार के इस फैसले को अगर आपको बदलना होगा तो आज ये जो जनसभा एक भारी संख्या के अंदर यहां पर हो गई, आने वाले दिनों के अंदर ये तो सिर्फ अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आने वाले दिनों में हमको मोर्चा करना पड़ेगा, धरना करना पड़ेगा, रास्ता रोको करना पड़ेगा, रेल रोको करना पड़ेगा और इस सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि धारावी पुनर्विकास का काम जो है वो जल्द से जल्द शुरू करें। हमारे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई धारावी पुनर्विकास का काम आप नहीं कर रहे हो। हमारा तो कहना है कि धारावी पुनर्विकास का काम ही करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं करना है तो 4 फरवरी 2004 से लेकर आज तक 15.5 साल धारावी के अंदर जो एसआरए के प्रपोजल आपने बंद कर दिए, कम से कम उसको तो चालू करो, क्योंकि एसआरए के अंदर 100 बिल्डिंग इससे पहले बन गई। 15 साल अगर ये तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं होता तो हजारों बिल्डिंगें हो जाती। लेकिन सरकार ना तो डीआरपी का काम कर रही है और ना तो एसआरए के प्रपोजल एक्सेप्टेंस के ऊपर जो पाबंदी है उसको उठा रही है। कुल मिलाकर धारावी के लोगों को बदहाली में रखने का, एक ऐसे माहौल में रखने का जहां पर उसको कोई वेंटिलेशन ना हो, हाइजीन कंडीशन जो है वो ना हो और धारावी के लोग बदबू में सड़ कर मर जाए, इस तरीके का ये सरकार का ये रवैया है। दोस्तों, अभी हमारे पप्पू भाई यहाँ पे मेरे पे आके बोल के गए कि राजू भाई, धारावी को वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट का दर्जा दिया गया है, लेकिन शताब्दी नगर के अंदर जो प्रोजेक्ट हुआ उसके अंदर भी 550 लोगों में लगभग 300 लोग को अपात्र कर दिया गया। अभी जोगलेकर नाला जो है, जोगलेकर नाला नहीं, ये कौन सा, ये मरियम्मा ज्योतिचाल का जो नाला है, वो नाला के ऊपर जो झोपड़े थे उनको निकाला गया, उनको भी अपात्र किया गया। धोबी घाट के ऊपर के झोपड़े जो है उनका जब निष्कासन हुआ उसके अंदर भी लोगों को अपात्र किया गया। माहिम फाटक के ऊपर जो ये पाइपलाइन है, तानसा पाइपलाइन, उसके ऊपर हजारों लोग के झोपड़े जो है उनको उखाड़ा गया। उनमें भी आज भी अभी ये मोबिन भाई यहाँ पर हमारे सामने है, उन्होंने बताया कि राजू भाई ऐसे अनेक लोग हैं वो आज भी अपात्र है। कुछ लोग तो घर भी गया, कारोबार भी गया, तो पागल बन के घूम रहे हैं। तो इस तरीके से धारावी के लोगों को उनका सब कुछ छीन के उनको पागल बनाने का ये काम जो है वो ये सरकार कर रही है। दोस्तों, अगर ये सरकार हमको पागल समझ रही है तो पागल ने एक बार तो भी हाथ में पत्थर लेना चाहिए और जोर से इस सरकार की तरफ उखाड़ना चाहिए। और बहुत सी बातें यहाँ पर विस्तार से, ये जनसभा है, जनसभा के अंदर जो एक क्लास की तरह से बातें पर नहीं कर सकते, लेकिन धारावी में स्कूलों का सवाल है, धारावी में जो प्रार्थना स्थल है, मस्जिद मंदिर है, उनका सवाल है, धारावी के जो वेलफेयर सेंटर्स है उनका सवाल है। धारावी के अंदर सिर्फ झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग नहीं है, साथ ही साथ धारावी के अंदर कुछ स्टेट डिपार्टमेंट की, महानगर पालिका की चाल और इमारतें हैं, उनका सवाल है, उनके अलग सवालात है। ऐसे अलग अलग जन विभाग के अलग अलग सवाल है और उन सभी सवालों के बारे में धारावी पुनर्विकास समिति का एक अभ्यास है, एक मांग है। और हमारी जो सभी मांगे हैं, मैं आपको बता दूं कि यहां पर हम लोग जो है वो कोई भी मांग
हमारे दिल में आ गया, सपने में आ गया और हमने यहाँ पे बोल दिया। इस तरीके से कोई भी मांग हमने नहीं किया है। हमारा सब मांग जो है वो साइंटिफिक है, टेक्निकली पूरा प्रूवन इस तरीके से हमारा सब मांग है। और इस मांग को लेकर एक न्यायपूर्ण लड़ाई, एक जस्टिफाइड एजिटेशन जो है हमने यहाँ पर शुरू किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सिर्फ राजनीतिक घोषणा लेकर जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये पार्टी जिंदाबाद, वो पार्टी जिंदाबाद, धर्म और जाति की बात, प्रांत और मजहब की बात लेकर जो लोग आते हैं उनके ही सभा और आंदोलन के अंदर लोग जो है गर्दी इकट्ठा करते, ऐसी बात नहीं। धारावी के लोग ये भी समझदार हो गए हैं और ये समझदार लोग अपने बुनियादी हकों के लिए, अपने घरों के सवाल के लिए अब उठकर खड़े हुए हैं। और आने वाले दिनों में ये हमारा आंदोलन जो है वो आंदोलन इससे भी ज्यादा तेज करना होगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे म्हाड़ा के ऊपर हमारा मोर्चा जाने के बाद 2 ही दिन में मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के साथ में हमारे समिति की बैठक हुई थी और उस बैठक में अनेक सवालों का जो है समाधान निकला था। मुझे अभी इस सरकार से भी ऐसी उम्मीद है कि धारावी के लोगों ने अपना रोना जो है इस सभा के माध्यम से यहां पर रोया है। सरकार को चाहिए कि धारावी पुनर्विकास समिति के साथ बात करे और पुनर्विकास का फैसला बिना विलंब जो है वो ले। मैं इस मंच से, हमने पहले ही तय किया था, लोग बोलते हैं कि धारावी के लोग जो है उटपटांग बातें करते हैं। हमारे एक भी आदमी ने, हमने यहां पर तय किया था कि वैयक्तिक स्तर पर आमदार या खासदार के ऊपर हम कोई भी जो है टीका नहीं करेंगे। हम टीका उनकी जो दलीय राजनीति है उसके ऊपर जरूर करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत टीका नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से हमारे इतने वक्ता बोले, लेकिन किसी ने भी आमदार या खासदार का नाम लेकर यहां पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं की। लेकिन मैं इस सभा से उनको आगाह करना चाहता हूं कि आमदार साहिबा और खासदार साहब, यहां पर धारावी की जनता ने एक सूझबूझ के साथ, एक कल्चरल तरीके से आज की यह सभा ली है। लेकिन यह सभा इतनी प्रचंड होने के बाद भी, इतनी विशाल होने के बाद भी एक डिसिप्लिन से हमने इस सभा को चलाया है, क्योंकि हम डेवलपमेंट चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि धारावी के अंदर एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की जो बात आपने चालू की है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो। लेकिन आदमी हमेशा समझदार नहीं रह सकता। यह आंदोलन आज एक समझदारी से चल रहा है, लेकिन अगर आप समझदार नहीं हुए, आपने इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया, तो आने वाले दिनों के अंदर ये आंदोलन जो है ये उग्र स्वरूप धारण करेगा। ऐसा इशारा देते हुए मैं अपनी बात को यहां पर खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।